अकाउंट्स। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है वो दो तरीके के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। बिजनेसेस जो हैं वो दो कौन से फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, एक तो नंबर वन आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, और सेकेंडली आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट यूज होता है टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, के बेसिकली हम लोग कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट जो है वो बन रहा होता है टू असेस द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस की कितनी वैल्यू है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा दैट इज एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर हम लोग बेसिकली ये चीज डिस्कस करेंगे कि हमें जितना प्रॉफिट हो रहा है, सही है, वो एक्चुअली में कितना है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, मतलब अच्छा है, ज्यादा है या कम है। और उसको हम कंपेयर करते हैं टू द कॉम्पिटिटर्स एज वेल, कि बेसिकली कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से हम लोग कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, और इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट हो रहा है और हमारा प्रॉफिट कितना है, तो वो इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छा है या कम है, तो वो भी हम लोग उसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी इंडस्ट्री में अकेले नहीं होते हो, सही है। आप जो है वो compete कर रहे हो तो या तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ, और किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप अकेले भी होते हो तो फिर आपका कंपटीशन आपका पास्ट होता है। जैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस आपकी कितनी, पास्ट परफॉर्मेंस से आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि यू आर अचीविंग मोर और आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है। और अगर पास्ट परफॉर्मेंस से आप बुरा और ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपके बिजनेस के हालात खराब हो रहे हैं और अब बिजनेस जो है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो बेसिकली किसी भी बिजनेस की हालात को देखने के लिए उसके फाइनल अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फाइनल अकाउंट्स को एनालाइज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेशियोज का। अब रेशियोज इज बेसिकली अ टूल, और रेशियो एनालिसिस इज अ टूल दैट एनालाइजेस योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही है। तो अगर किसी भी एक इन्वेस्टर को, किसी भी एक शेयर होल्डर को, किसी भी बैंक को ये देखना हो कि बिजनेस की माली हालत क्या है, हाउ इज द बिजनेस परफॉर्मिंग इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो उसके लिए वो हमेशा रेशियो एनालिसिस को देख रहा होता है कि आपके रेशियो एनालिसिस क्या कह रहे हैं। ठीक है। वो फाइनल अकाउंट्स भी देखता है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स इज क्वाइट अ डिटेल। मतलब अगर आप इनकम स्टेटमेंट में देखें तो इनकम स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें आ गई, आपकी एक्सपेंसेस की लिस्ट आ जाती है पूरी, उसको टोटल करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, आपकी रेवेन्यू आ जाता है, तो मतलब कि देयर इज डिटेल एक्सपेंसेस, अ डिटेल ऑफ रेवेन्यूज, अ डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड अ डिटेल ऑफ प्रॉफिट, और फिर उसके अलावा आपके डिविडेंड्स, टैक्स वगैरह ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो उसको काफी डिटेल्ड होता है, ठीक है। और उसमें फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होती हैं, हम लोग तो चलो बहुत आसान वैल्यूज एक जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, पेपर में भी आपकी आसान वैल्यूज आती हैं, लेकिन रियलिटी में वो बिलियंस और मिलियंस की वैल्यूज होती हैं, तो उसको असेस करना काफी एक मुश्किल टास्क होता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए यूजुअली क्या करते हैं आपके शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स, वो देखते हैं रेशियोज को या रेशियो एनालिसिस को। तो with analysis of account, it is often impossible to tell whether a business is performing better this year than the last year or performing better than other businesses. तो एनालिसिस होते क्यों है, अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि यार बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंट्स के एनालिसिस क्यों होते हैं, तो यही दो रीजन है इसके। एक तो कंपेयर करना फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस, कि यार पिछले सालों की परफॉर्मेंस से इस साल की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। और सेकेंडली कंपेयरिंग द बिजनेस विद अदर बिजनेसेस, के दूसरे बिजनेसेस सेम इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सो अब दो चीजें हैं हमारी, एक तो इनकम स्टेटमेंट है विच टेल्स योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक तो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को अपनी एनालाइज करेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज करने का मतलब ये होता है बच्चों कि बस आपको इसको कंपेयर करना है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स एंड फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे का प्रॉफिट आ रहा है 10%, और एक बिजनेस का आ रहा है प्रॉफिट 10%, और एक बिजनेस का आ रहा है 12%, ठीक है। तो ऑब्वियसली द बिजनेस विद 12% प्रॉफिटेबिलिटी इज अ बेटर बिजनेस। तो वो बेटर क्यों हो रहा है, सही है, वो चीजें आपको रीजनिंग बतानी होगी, एंड दैट इज योर एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स। तो खैर अभी हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं।
तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। प्रॉफिटेबिलिटी होती क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट मेड रिलेटिव टू ईदर द वैल्यू ऑफ सेल्स अचीव्ड और द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि आप कितना सेल्स को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स में से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो, राइट? और सेल्स में से जब आप एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हो तो आपके पास जो भी चीज बच जाती है वो फिर आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो बेसिकली सेल्स में से आप जब एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो कितने आपके एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि आपके प्रॉफिट को बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। तो ये उस चीज को भी एनालाइज करना होता है आपको। तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी आपको ये बता रहा होता है कि आप कितनी सेल्स को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू प्रॉफिट। और इसी तरह आप जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हो वो कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करते हो? ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। तो कितना प्रॉफिट आपने इन्वेस्ट करा है और उस पे आपको कितना कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट करा है और उस पर आपको कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इस चीज को भी एनालाइज करने की जरूरत होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने अगर आज 10 रुपए लगाए हैं तो उस 10 रुपए पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। दैट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है पैसे, वो किसी भी बिजनेस में करता है इन्वेस्ट, तो वो यही चाहता है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो उसी उसी को देखने के लिए, या आप भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप भी यही चाहते हैं कि यार मैंने अगर 10 लाख रुपए लगाए एक बिजनेस के अंदर तो मुझे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिले। और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फ्रॉम द प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो ये देख रहे होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की बिफोर दे डिसाइड टू इन्वेस्ट। एंड डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स ये देख रहे होते हैं कि बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस से कंपैरेटिवली कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर से, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले सालों से इस साल कितना अच्छा, कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमारे पास आ जाते हैं फिर टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहला रेशियो जो है वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों आप लोग को ये चीज याद करनी होगी, दैट इज द फॉर्मूलाज। ठीक है? और ये आपको रेशियो बताता क्या है, ये भी याद करना होगा। सबसे पहला रेशियो है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका नाम ही यही आपको बता रहा होगा, दैट इज कि ये आपका कैलकुलेट करके देगा आपको कि आपने जो कैपिटल एम्प्लॉय करा है, मतलब जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, उस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न इन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द द रिटर्न that you are getting on the capital employed, कि जितना आपने पैसा लगाया है उस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो पैसा आपने लगाया, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100 टू गेट द आंसर इन परसेंटेज। ठीक है? सो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज आरओसीई। आरओसीई कैसे कैलकुलेट होता है? दैट इज नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आरओसीई आपको यही बता रहा होता है कि बिजनेस कितना एफिशिएंटली अपने इन्वेस्टेड पैसे को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा ये आएगा उतना अच्छा है। द हायर द आरओसीई द बेटर द बिजनेस। व्हाई? क्योंकि आपका प्रॉफिट हाई है। आरओसीई ज्यादा कैसे आएगा? या तो आप प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो, या तो आपने कम पैसे लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है? तो ये दोनों सूरतों में आपका आरओसी जो है वो काफी ज्यादा हाई आएगा। ठीक है? तो आरओसी इस तरीके से कैलकुलेट होता है। समझ आती है बात बच्चों? कोई मसला है यहाँ तक? सर। नो सर। ऑलराइट। तो आरओसी में हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं? बेसिकली द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गेटिंग। फिर दूसरा रेशियो आ जाता है आपका, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका वो रेशियो होता है जो कि बताते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो हर $1 की सेल्स पे आप कितने $1 की सेल्स को कितने डॉलर्स ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये आपको बताता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो जाहिर सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका वो प्रॉफिट होता है जो कि आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके आप कैलकुलेट करते हो। तो जितना ज्यादा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उतना अच्छा है, क्योंकि उससे चांसेस ये होते हैं कि आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा बेहतर आए। ठीक है? और जितना ज्यादा आप सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करोगे उतना ज्यादा बिजनेस के लिए अच्छा है, राइट? क्योंकि जितनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ सेल्स प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगी
उतना ज्यादा यही है कि बिजनेस अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करा हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं, जो कॉस्ट हैं, उसको बिजनेस ने काफी ज्यादा कंट्रोल में रखा हुआ है। तभी बिजनेस का जो है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ सेल्स कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्रॉस प्रॉफिट। बेसिकली जब हम इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग पहले रेवेन्यू लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम रेवेन्यू में से माइनस करते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू बचा हुआ है, जो रेवेन्यू बचा है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो है, वो अमाउंट है। तो जितना ज्यादा रेवेन्यू आएगा उतना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और जितना कम कॉस्ट ऑफ सेल्स होंगी उतना ज्यादा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। दोबारा सुने, जितना ज्यादा रेवेन्यू आएगा उतना ज्यादा जीपी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और जितना कम आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होंगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कम माइनस होंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स तो रेवेन्यू अगर ज्यादा रहेगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम माइनस होंगी तो आपका जीपी बढ़ेगा। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए देयर आर टू वेज। इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, नंबर वन, सही है, आप अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ा दें। लेकिन सेलिंग प्राइस बढ़ाने का एक मसला है, वो क्या मसला है कि सेलिंग प्राइस अगर आप बढ़ाएंगे तो डिमांड जो है वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी डिमांड जो है इट इज प्राइस सेंसिटिव। दैट इज वेन एवर द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड फॉल्स। तो देखा जाएगा कि अगर आपका प्रोडक्ट इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। पीईडी के बारे में अगर हम बात करें, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीईडीज, इलास्टिक पीईडी एंड इन इलास्टिक पीईडी। ये हम लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। वैसे यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी उसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस इज हाईली सेंसिटिव, द डिमांड इज हाईली सेंसिटिव टू द चेंज इन प्राइस। मतलब थोड़ी सी भी प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड फौरन से फॉल हो जाएगी, और थोड़ी सी भी प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड फौरन से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इफ यू आर इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, और अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, तो फिर आपका जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड फॉल हो जाएगी, और डिमांड फॉल होने की वजह से आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इसलिए आप देख के बढ़ाएं कि अपनी अगर प्राइस आप बढ़ा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपकी पीडी इलास्टिक ना हो, बल्कि इन इलास्टिक हो। सेकेंडली, रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। अब अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करने के लिए मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कम हो जाएगी, बट स्टिल देयर विल बी एन इशू ऑफ क्वालिटी एंड लेबर मोटिवेशन। कि अगर आप लेबर को कम पैसे दे रहे हो तो लेबर डिमोटिवेट हो जाएगा, या आप अपना मटेरियल कहीं और से खरीद रहे हो तो क्वालिटी वहां पे गिर जाएगी, या सस्ता लेबर रख रहे हो तो अगेन क्वालिटी विल डिक्रीज। So these can be issues that the business can face if they try to increase the ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर वो अकलमंदी से काम करे और जितना प्राइस वो बढ़ा सकता है उतना ही बढ़ाए, जितनी वो कॉस्ट कम कर सकता है उतनी ही करे, तो फिर वो आराम से अपना जीपी बढ़ा सकता है। तो जीपी बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, दैट इज टू इंक्रीज द प्राइस ताकि रेवेन्यू बढ़ जाए, और टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ सेल्स ताकि आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस तरीके से कैलकुलेट होता है। और तीसरा है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट होता है आपका साल पूरा जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है, सही है, आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस हैव बीन सबट्रैक्टेड, और उसके आप डिवाइड करते हो रेवेन्यू से, तो और मल्टीप्लाई करते हो 100 से, सो यू गेट द नेट प्रॉफिट मार्जिन। NPM tells how much net profit is earned on every $1 of sales. बेसिकली नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका यही दिखा रहा होता है आपको कि आपकी सेल्स कितनी कन्वर्ट हो गई इनटू अ नेट प्रॉफिट, दैट हाउ मच सेल्स यू हैव कन्वर्टेड इनटू नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? Yes. ऑलराइट, Yes, sir. सो नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशंस ऑफ दीज, ताकि हमें और क्लियर आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है आपकी यहाँ पे, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। So now what you have to do, you have to calculate the ROCE, calculate ROCE, that is return on capital employed. Secondly, calculate the gross profit margin, and thirdly, calculate the net profit margin. चलें जी, कैलकुलेट करें।
फॉर्मूलाज आरओसी का है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। जीपीएम का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और एनपीएम जो है वो है आपका नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका सारी कैलकुलेशन है। जी बच्चों, कर रहे हैं आप लोग कैलकुलेट? हेलो। Sir, for the first one, ROCE हम्म 10%, then second 40%, and then the third 10%. ओके, 10%, 40% एंड देन अगेन 10%। यही आपके आंसर आ रहे हैं? जी जी। अली, आपको भी यही आ रहा है? Yes, sir. 10%, 40% एंड 10%। ओके, तो अब इन आंसर्स को हम एनालाइज करते हैं। सही है। तो अब जैसे आरओसी आया आपका 10%, सही है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा हुआ है, आरओसी आपका 10% आया। ठीक है। सो दिस 10% आरओसी, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट द बिजनेस इज गेटिंग अ 10% रिटर्न ऑन द इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। कि बिजनेस ने ये 50,000 रुपए लगाए तो उसको 5,000 का रिटर्न मिल रहा है। सो इट मीन्स के उसको 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो अब लेट्स सपोज ये 10% का रिटर्न वाज इन 2016। ठीक है। और यहाँ पे प्रीवियस डेटा दिया हुआ है आपको, पिछले साल का आरओसी था 8%। और एक ये दूसरा बिजनेस है आपका कॉम्पिटिटर, बिजनेस एक्स, तो उसका आरओसी है 12%। तो अब हम दोनों से इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 10% था, पिछले साल 8% था, तो यहाँ पे जो है वो 2015 से 2016 में इंक्रीज आया है। और इंक्रीज इन आरओसी क्यों आता है? क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है। आपका नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया होगा ड्यू टू एन इंक्रीज इन रेवेन्यू, या तो आपका रेवेन्यू बढ़ गया होगा या फिर आपके एक्सपेंसेस कम हो गए होंगे। ठीक है। और अगर हम इसको कंपेयर करें बिजनेस एक्स से विच इज अ कॉम्पिटिटर, तो इसका जो आंसर है वो 12% है। और 12% आंसर का मतलब ये है कि इसका कंपैरेटिवली जो दूसरे बिजनेसेस हैं उससे कम आ रहा है आरओसीई। और आरओसी कम आने की वजह हो सकती है कि उसका या तो नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू कम हो फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, कि कॉम्पिटिटर से रेवेन्यू कम अर्न कर रहा हो। सही है। या फिर कॉम्पिटिटर से कंपैरेटिवली उसके एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो वो रेवेन्यू को गिराएंगे, और रेवेन्यू गिरेगा तो आपका प्रॉफिट गिरेगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना होता है। सही, वेन एवर द रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन कम्स। अब वो डेटा आपको दिया हुआ होगा, वो डेटा या तो प्रीवियस ईयर्स का दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, या तो किसी कॉम्पिटिटर से जो है वो कंपेयर किया हुआ होगा। बट एनालिसिस आप इस तरीके से ही करेंगे कि अगर आप पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो अगर पिछले ईयर से इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने की वजह हो सकती है कि रेवेन्यू बढ़ गया और एक्सपेंसेस कम हो गए। ठीक है। और अगर आपका कॉम्पिटिटर से जो है वो यहाँ पे ज्यादा आ रहा है कॉम्पिटिटर का, तो कॉम्पिटिटर से कंपैरेटिवली आपका रेवेन्यू कम होगा, या कॉम्पिटिटर से कंपैरेटिवली आपका जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट कम आ रहा है और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम आएगा। तो ये कहानी है आपकी आरओसीई की। फिर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपने कैलकुलेट करा, दैट वाज 40%, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 40% ऑफ द सेल्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब सेल्स का 40%, सेल्स का 40% इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, द ग्रॉस प्रॉफिट। सो बेसिकली व्हेन यू आर कंपेयरिंग नाउ, अब जैसे कि प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, पिछले साल 30% था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और इस साल 40% हो गया। तो मतलब कि अगेन देयर इज एन इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने की वजह यही हो सकती है कि नंबर वन, या तो आपका जीपी बढ़ा है, और सेकेंडली आपका रेवेन्यू बढ़ा है, या फिर थर्डली आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई है। तो जीपी बढ़ने की वजह यही होती है कि या तो रेवेन्यू बढ़ा है या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई है। तो प्रीवियस ईयर से इफ योर ग्रॉस प्रॉफिट हैज इंक्रीज, दैट मींस देयर विल बी एन इंक्रीज इन योर जीपीएम। और ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होने की वजह क्या है? रेवेन्यू इंक्रीज हो गया है या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई है।
और इसी तरह अगर हम बिजनेस दूसरे अपने बिजनेस एक्स से या कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो कॉम्पिटिटर का भी 35% है और बिजनेस का 40% है। तो कॉम्पिटिटर से भी आपका बेटर है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेटर होने का रीजन यही हो सकता है कि रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन खराब होता तो इसका रीजन ये होता है कि रेवेन्यू कम करा आपने कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, या फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। समझ में आ रही है बात? जी। देन वी हैव नेट प्रॉफिट मार्जिन। और नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोग ने 10% कैलकुलेट करा है। ये 10% का मतलब ये है कि 10% ऑफ द रेवेन्यू इज कन्वर्टेड इनटू नेट प्रॉफिट मार्जिन। और अगर हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें, जैसे इस साल अगर 2016 में हमारा 10% आया है और प्रीवियस ईयर में हमारे पास 7% था, तो बेसिकली प्रीवियस ईयर से बेहतर आया है। तो बेहतर नेट प्रॉफिट मार्जिन होने का मतलब ये है कि आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट बढ़ने की दो रीजन हो सकती हैं, या तो आपका रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ने की वजह से आपका जीपी बढ़ा था और जीपी बढ़ने की वजह से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, या फिर आपके एक्सपेंसेस कम हो गए, एक्सपेंसेस कम हो गए तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। और अगर हमने इसको कंपेयर करा जब दूसरे बिजनेस के साथ, तो दूसरे बिजनेस के साथ देखें तो आपका दूसरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आ रहा था और अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट कम आ रहा है मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट दूसरे बिजनेस का ज्यादा क्यों हो सकता है और आपका कम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट कम हो सकता है। और नेट प्रॉफिट कम होने का रीजन क्या हो सकता है? एक तो आपका रेवेन्यू में फॉल आना, या फिर एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, कि कंपैरेटिवली बिजनेस एक्स से आपका रेवेन्यू कम है या कंपैरेटिवली बिजनेस एक्स से आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। ठीक है? तो मोर और लेस देखें आप लोग तो सब में एक ही बात हो रही है। अगर जीपीएम और एनपीएम में हम बात कर रहे हैं तो दोनों में एक ही बात हो रही है। फिर आरओसी की भी अगर बात करें तो उसमें भी नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट कम या ज्यादा? कम होगा तो रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है। नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मतलब कि रेवेन्यू ज्यादा है या एक्सपेंसेस कम है। तो मोर और लेस द थिंग इज सेम, बट आपने क्या करना है, आपने इसको कंपेयर करना है। सही है? और किसी में कोई भी रीजन आ सकता है कि या तो एक्सपेंसेस आपके कम हो रहे हैं या तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। That completely depends on what is given in the case study. Is that clear बच्चों? समझ आ रही है बात? जी। Yes, sir. All right. So अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने फॉर प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखें, लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्ट्रेट अवे यू कैलकुलेट द क्वेश्चन। Alpha X is a business that sells skateboards and following is the financial data for 2 years. 2 साल का डेटा आपको दिया हुआ है 2020 एंड 2021। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, यू हैव टू कैलकुलेट इट। एंड हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट इट? दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर मैं 2020 का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, सो इट विल बी 250 माइनस 75, सो आई विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। देन वी हैव द ओवरहेड एक्सपेंसेस दैट इज 153,000। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी गिवन नहीं है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ओवरहेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट द नेट प्रॉफिट, दैट इज व्हाटएवर यू विल कैलकुलेट। तो दोनों सालों का आप लोग कैलकुलेट करें नेट प्रॉफिट, एंड देन यू गो ऑन एंड कैलकुलेट द जीपीएम, एनपीएम एंड आरओसी। सबसे पहले जीपीएम की बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका कैसे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने 2020 का ग्रॉस प्रॉफिट निकाला होगा, 250 माइनस 75, ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 175। 75. 175 को हम डिवाइड करेंगे 250 से, दैट इज द रेवेन्यू, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा 2020 का जीपीएम आ जाएगा 70%। ऐसा ही आ रहा है आप लोग का? Yes, sir. फिर उसके बाद 2021 का देखेंगे तो 300,000 माइनस 78,000, तो हमारे पास जीपीए आ जाएगा 222,000। 222,000 को हम डिवाइड करेंगे 300,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा वो आ जाएगा 74%। क्लियर हो गई बात? Yes, तो sir. 70 और 74% आ रहा है दोनों ईयर्स में जीपीएम। तो अब जीपीएम बड़ा है या कम हुआ है? बड़ा जी है बच्चों, सर। बड़ा है, बड़ा sir. है, तो 4% से बड़ा है। तो रीजन आपके सामने है, देखें कि जो सेल्स बढ़ी है, जो रेवेन्यू जो है वो ज्यादा बढ़ा है, मतलब 50,000 का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, एंड देर इज ओनली ओनली एन इंक्रीज ऑफ 3,000 इन द कॉस्ट। तो अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा है
और जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से आपका जो जीपीएम है वो इंक्रीज हो गया है बाय 4%। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? जी। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन 2020 का कितना आएगा? 22,000 आपका नेट प्रॉफिट आया है, क्योंकि हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से 153,000 माइनस कर दिया, तो दैट इज 22,000। तो 22,000, 22,000 आपका नेट प्रॉफिट आया है, उसको हम डिवाइड करेंगे सेल से, दैट इज 250,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सो इट विल बी 8.8%। 40। यस सर। ठीक है। सर और दोनों। 2021 में भी जो नेट प्रॉफिट है वो सेम है, दैट इज 22,000, और लेकिन हम इसको इस बार डिवाइड करेंगे विद 300,000, क्योंकि इस साल हमारी 300,000 की सेल्स है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सो दैट इज 7.3%। ऐसा ही है, जी। सर 7.3%। 200,000 को 222,000 से माइनस करके फिर जो है वो मतलब एक ही हाँ आंसर 8 ही आएगा ना सर हाँ, कभी। सेम सेम आंसर आया आपका नेट प्रॉफिट 2021 में भी। आपने 222,000 को माइनस करा 2 लाख में से ना, यस सर। तो आपके पास 22,000 बच जाएगा, नेट प्रॉफिट है आपका। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका आया 7.3%, और ये डिक्रीज हो रहा है 8.8 से 7.3 पे आ गया है। और क्लियरली वी कैन सी कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा बढ़ गए हैं, पूरे 47,000 के एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो गए हैं। आप सर ये थोड़ा सा रिपीट कर देंगे जो आपने लास्ट में बोला है कि अगर इंक्रीज हुआ है। बेसिकली जो डिक्रीज हुआ है हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसका रीजन ये है कि हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए ना, फ्रॉम 153,000 हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस 2 लाख हो गए, तो दैट इज व्हाई द नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज फॉलन, हैज रिड्यूस्ड। ऑलराइट। अब तीसरा रेशियो हमें निकालना था आर ओ सी ई, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और रिटर्न सर ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या कह रहे हो अली? सर ओवरहेड एक्सपेंसिव वाली बात रिपीट करेंगे आप। ओवरहेड एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो गए हैं, तभी आपका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया है, सही। क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस 153,000 से 2 लाख हो गए, 200,000 हो गए, सो दैट इज व्हाई द नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 8.8% टू 7.3%। अब हम लोग तीसरा रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आर ओ सी ई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2020 का आएगा 22,000 डिवाइडेड बाय 150,000, that is the capital amount you have employed, and multiply by 100, so you will get 14.67%। और अगर हम 2021 का भी कैलकुलेट करें, तो क्योंकि 2021 में नेट प्रॉफिट हमारा सेम आया है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारा सेम है, सो स्टिल यू विल गेट 14.67%। तो दोनों ईयर्स में आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 14 पॉइंट सॉरी आर ओ सी ई है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज सेम। मतलब कि बिजनेस जो है वो एक कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है ऑफ अराउंड 15% या 14.67% का। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो अब कोई भी इन्वेस्टर जो है वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखेगा, मतलब कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड योर आरओसीई, और इस हिसाब से फिर वो इन्वेस्ट करता है। तो अगर प्रीवियस ईयर से आपका जैसे कि जीपीएम बढ़ गया, सो इट इज अ गुड साइन, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, सही है, सो दैट इज अ बैड साइन, और ये इन्वेस्टर को डिमोटिवेट करेगा। लेकिन इन्वेस्टर मोटिवेट इसलिए होगा क्योंकि वो देखेगा कि यार इसके जो रिटर्न्स हैं वो कांस्टेंट है, मतलब कि 15% पिछले साल था, 15% इस साल भी है, तो ये कांस्टेंट रिटर्न विल अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मोर इन द बिजनेस। समझ में आती है बात? जी जी सर बच्चों, जी। क्लियर है? तो यस ये सर। हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। और लिक्विडिटी रेशियोज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्यों, क्या बताते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द टर्म दैट मींस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मींस कि एक बिजनेस जो है वो एबल है या दे कैन इजीली पे देयर शॉर्ट टर्म डेट्स। So basically, liquidity measures the ability of the firm to pay their short-term debts. फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर 10 रुपए का उधार है और आपकी जेब में 5 रुपए हैं, क्या आप लिक्विड हो या इलिक्विड हो? आपके ऊपर 10 रुपए का उधार है और आपकी जेब में 5 रुपए हैं, आर यू लिक्विड और आर यू इलिक्विड? सर इन लिक्विड। illiquid।
इलिक्विड, क्योंकि आपके ऊपर उधार ज्यादा है और आपकी जेब में पैसे कम हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपए का उधार है और आपके पास 15 रुपए हैं, तो बेसिकली आपके पास अगर 15 रुपए हैं, सो यू कैन इजीली पे ऑफ द लोन, राइट? इज दैट क्लियर? तो बेसिकली जब आप आसानी से अपना लोन पे ऑफ कर सकते हो, सही है, और शॉर्ट टर्म डेट अपना पे ऑफ कर सकते हो, सो दैट इज बेसिकली योर लिक्विडिटी। कि आप एबल हो कि आप जो है वो लिक्विडिटी अपने लोन को पे ऑफ कर सको। इज दैट क्लियर? Yes. सर समझ आ रही है बात? सो लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे बैक इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स। और इसी लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है? तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला आता है आपका करंट रेशियो। सबसे पहला रेशियो आता है आपका करंट रेशियो। और करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला है दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब ये आपको कहाँ मिलते हैं? ये हमेशा आपको मिलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमने जो है वो इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग ने जो है वो कैलकुलेट करे थे तीनों, क्योंकि ये सारा डेटा हमें जो है वो वहाँ मिलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मिलता है। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो आपको कहाँ मिलता है? इनकम स्टेटमेंट में, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपके जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, ये आपको मिलेंगी हमेशा आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, दैट इज योर बैलेंस शीट। क्लियर हो गई बात? तो हमेशा हम लोग ये रेशियोज कैलकुलेट करते हुए वी विल लुक इनटू द बैलेंस शीट, जस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है? और इसके अंदर हमारे करंट एसेट्स रिकॉर्ड हुए हुए हैं और करंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड हुई हुई हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स, जैसे कि हमने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के चैप्टर में, कि करंट एसेट्स आर बेसिकली द शॉर्ट टर्म एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। ये आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जो कि बिजनेस ओन करता है। ठीक है? और इसके अंदर ये तीन आ जाते हैं, दैट इज इन्वेंट्री, डेटर्स एंड कैश। ये तीन आपके करंट एसेट्स होते हैं। इन्वेंट्री होती है आपकी, जो भी आप स्टॉक खरीदते हो टू सेल एट अ लेटर डेट, वो आपका सारा करंट एसेट होता है। डेटर्स आर बेसिकली द कस्टमर्स हु बाय ऑन क्रेडिट। क्रेडिट कस्टमर्स भी हम इनको कहते हैं। तो ये आपको बाद में पैसे देते हैं। ठीक है? तो ये भी आपका एक करंट एसेट्स होता है। और कैश तो आपका करंट एसेट इसलिए होता है क्योंकि कैश आपके पास रखा हुआ होता है, या तो कैश में रखा होता है या तो बैंक में रखा होता है। तो दोनों चीजें सेम है। सही है? अगर आपको कैश लिखा हुआ हो या बैंक लिखा हुआ हो, तो दोनों चीजें जो है वो आपकी सेम ही होती हैं। तो इन्वेंट्री, डेटर्स एंड कैश, ये तीन चीजें जो हैं आपके करंट एसेट्स में आ जाती हैं। ठीक है? और इनकी जो रैंकिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे इन्वेंट्री जो है, इट इज द लीस्ट लिक्विड एसेट। अब लीस्ट लिक्विड एसेट का मतलब क्या है? इन्वेंट्री इज सेड टू बी लीस्ट लिक्विड। लीस्ट लिक्विड होने का मतलब ये है कि इट इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। इन्वेंट्री इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ऐसा क्यों होता है बच्चों? व्हाई इज इन्वेंट्री नॉट इजीली कन्वर्टेबल टू कैश? हम इन्वेंट्री को कैश में इजीली कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? देखें, कैश में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास इन्वेंट्री रखी हुई है, आपने उसको सेल करा, आपके पास पैसे आ गए। So sometimes it is very difficult for the business to sell the inventory. Why? सर क्योंकि प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई होगी और बिजनेस जो है Okay, वो हार्ड। प्रोडक्ट की बेसिकली जो मार्केट डिमांड है वो कम हो जाती है। मार्केट डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से यू इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, और इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू सेल द इन्वेंट्री। तभी उस टाइम पे फिर इन्वेंट्री को कन्वर्ट करना इनटू कैश काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। So inventory is very difficult to be converted into cash. That is why it is said that inventory is a least liquid asset. और कैश को कहते हैं कि मोस्ट लिक्विड होता है ये। मोस्ट लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि कैश तो कैश की फॉर्म में ही रहता है।
ठीक है। कैश आपका जो है वो कैश की फॉर्म में ही रहता है, और कैश जो है वो एक लिक्विड एसेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि कैश आप इजीली उसको यूज कर सकते हो टू पे ऑफ योर डेट्स। फिर चलते हैं करंट लाइबिलिटीज के ऊपर। अच्छा, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये तीनों एसेट्स का टोटल आ जाता है, ठीक है। फिर करंट लाइबिलिटीज के पास आते हैं, तो करंट लाइबिलिटीज जो है उसके अंदर आती है हमारी क्रेडिटर्स और हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स आर द पीपल फ्रॉम whom वी बाय ऑन क्रेडिट। बिजनेसेस जो जिन लोगों से उधार पर सामान खरीदते हैं, वो उनके लिए क्रेडिटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इनसे आपने उधार पे सामान लिया हुआ होता है, तभी आपकी लाइबिलिटी होती है। लेकिन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है कि आपको साल के अंदर अंदर इनको पे ऑफ करना होता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। और उसके अंदर वो करता क्या है कि वो बेसिकली एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन दे रहा होता है, कि कस्टमर को वो ये फैसिलिटी देता है कि वो अपने अकाउंट के बैलेंस से थोड़ा ज़्यादा विड्रॉ करा लें। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले दी कि भाई मेरे पास जो है वो अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं किसी को 70,000 का चेक देता हूँ और वो मेरे बैंक जाके उसको कैश करा लेता है, तो वो 70,000 उसको मिल जाते हैं, क्योंकि बैंक से मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि मेरे अकाउंट का जो भी बैलेंस हो उससे 20,000 ऊपर मैं विड्रॉ करा सकता हूँ। तो अगर मेरे अकाउंट का बैलेंस था 50, तो मैंने वहाँ पे कितना विड्रॉ करा लिया? 70। तो यहाँ ये बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन होता है। और ये मैं नेक्स्ट टाइम जब अपने अकाउंट में हर महीने मुझे पैसे डिपॉजिट तो कराने ही होते अपने अकाउंट में, तो अब अगर नेक्स्ट मंथ में जब डिपॉजिट करूंगा अपने अकाउंट में पैसे, तो वो 20,000 ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है ये, एक तरीके से समझ ले तो ये भी एक क्रेडिट होता है जो आपको बैंक दे रहा होता है। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो कि आपका बिजनेस ले रहा होता है फ्रॉम द बैंक। तो ये भी आपकी लाइबिलिटी होती है, दैट इज करंट लाइबिलिटी। ओके। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का टोटल आपको जो है वो हमेशा मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। तो आप इन तीनों को ऐड करेंगे, आपके पास टोटल आ जाएगा करंट एसेट्स का। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा टोटल करंट लाइबिलिटी का। तो अब हम लोग करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो जो रेशियो है, या ये बेसिकली लिक्विडिटी को मेजर कर रहा होता है। तो इसके अंदर हम लोग करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला है जो इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो करंट एसेट है 30,000 और करंट लाइबिलिटी है 15,000। तो हमने जब इसको डिवाइड करा तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 2:1। हमेशा हम इसके आंसर को इसी तरह लिखेंगे, रेशियो के फॉर्म में, 2:1। 2:1 का मतलब क्या है? अब ये 2:1 का मतलब ये है कि भाई $1 की लाइबिलिटी के अगेंस्ट, $1 की लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास $2 के एसेट्स मौजूद हैं, करंट एसेट्स। $2 के एसेट्स मौजूद हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आपके ऊपर ₹1 का उधार है, तो आपकी जेब में अभी ₹2 पड़े हुए हैं। कि आप ₹1 का उधार पे ऑफ भी कर दोगे, तब भी आपके पास ₹1 का उधार, ₹1 जो है वो बचेगा जेब के अंदर। समझ आ रही है बात? तो इस सिचुएशन को कहते हैं लिक्विड सिचुएशन, या इस पोजीशन को जो है बिजनेस की, वो कहते हैं लिक्विड पोजीशन। दैट इज कि बिजनेस जो है वो अपने शॉर्ट टर्म डेट को आसानी से पे ऑफ कर पाएगा। समझ आ रही है बात बच्चों? हेलो? यस सर। ऑलराइट। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एक रेशियो हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 0.5:1। अब 0.5:1 का जो रेशियो है, ये हमारा कहलाएगी इलिक्विड पोजीशन। अगर फॉर एग्जांपल ये 30,000 नहीं होते करंट एसेट, ये 10,000 होते फॉर एग्जांपल, तो आपका रेशियो आ जाता है 0.5:1। अब 0.5:1 का मतलब ये है कि आपके पास ₹1 के उधार या $1 के उधार के अगेंस्ट पे 0.5 के एसेट्स हैं। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर ₹1 का उधार चढ़ा हुआ है और आपकी जेब में 50 पैसे पड़े हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं, या ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं इलिक्विड पोजीशन। मतलब कि यू डोंट हैव इनफ मनी टू पे ऑफ योर शॉर्ट रन डेट्स। ठीक है। तो बेसिकली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम डिवाइड करके करंट रेशियो के थ्रू ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन, कि क्या बिजनेस जो है वो आसानी से अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ऑफ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और करंट रेशियो हमें ये बता रहा होता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स मौजूद हैं
अपनी करंट लाइबिलिटीज के ऊपर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब Yes. जो दूसरा लिक्विडिटी रेशियो है वो होता है आपका एसिड टेस्ट रेशियो, या इसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं। अब एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो जो है कैलकुलेट होता है बाय द फॉर्मूला दैट इज करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब थोड़ा सा मैंने अभी शुरू में आपको एक बात कही थी, दैट इज इन्वेंट्री इज सेड टू बी अ लीस्ट लिक्विड एसेट। तो बेसिकली ये क्योंकि एक लीस्ट लिक्विड एसेट होता है, तो बिजनेसेस या इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि यार ये एसेट तो हम इसको चलो करंट एसेट कंसिडर अगर ना करें, अगर इसको हम करंट एसेट कंसिडर ना करें क्योंकि ये लीस्ट लिक्विड एसेट होता है, तो इसको अगर हम कंसिडर ना करें तब हम चेक करते हैं कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। मतलब सिर्फ डेटर्स और कैश अगर हमारे पास मौजूद हो और इन्वेंट्री अनसोल्ड नहीं अनसोल्ड रहे, या इन्वेंट्री हो ही ना हमारे पास, या कभी कभार बिजनेसेस चाहते हैं कि यार वो इन्वेंट्री स्टोर ही ना करें, वो जस्ट इन टाइम पे काम करना चाहते हैं कि जब जरूरत पड़े इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री आए और खत्म हो जाए। जैसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि फ्रेश सैंडविचेस वगैरह बना रहे होते हैं या बेकरी वगैरह बना रहे हो, बेकरी आइटम्स बना रहे होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री आए, उसी दिन बनाए, सेल हो जाए सारी, और फ्रेश चीजें हमारे पास रहें। तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास इन्वेंट्री जमा ही नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ दो एसेट्स को कंसिडर करते हैं, दैट इज डेटर्स एंड कैश। तो ये एसेट टेस्ट रेशियो बता तो सेम चीज रहा है कि आपके हर एक रुपए की लाइबिलिटी के अगेंस्ट पे कितने आपके एसेट्स मौजूद हैं, लेकिन इस बार ये सिर्फ और सिर्फ उन एसेट्स को कंसिडर कर रहा है जो कि लिक्विड एसेट्स हैं, मतलब जो कि आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू कैश। और ये माइनस क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है द लीस्ट लिक्विड एसेट्स दैट इज इन्वेंटरी। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। सो क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला जो है वो है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो हम इसमें से इन्वेंट्री क्यों माइनस कर रहे हैं, हम इसमें से इन्वेंट्री इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि वी आर ओनली कंसिडरिंग द मोस्ट लिक्विड एसेट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेम क्वेश्चन, और इसके अंदर जो है वो हमने 30,000 के करंट एसेट्स, हमारा टोटल था 30,000 और इन्वेंट्री की वैल्यू थी 10,000। तो 30,000 माइनस 10,000 अपॉन 15,000 हमने करा, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.3:1। अब ये आंसर देखें कंपैरेटिवली इससे कम आया है। हमेशा याद रखिएगा क्विक रेशियो का आंसर हमेशा करंट रेशियो से कम आएगा क्योंकि हम एसेट्स को कम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तब भी यहाँ देखें तो इस आंसर का मतलब क्या है कि हर $1 की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में आपकी जेब में 1.3 रुपीज मौजूद हैं। तो मतलब इफ यू आर गोइंग टू पे द लाइबिलिटी, स्टिल यू विल बी हैविंग 0.3 रुपीज इन योर पॉकेट। दैट मेक्स योर बिजनेस इन अ लिक्विड पोजिशन। समझ आ रही है बात? तो सिंपली ये दोनों एसेट्स आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को बता रहे होते हैं कि भाई इस तरीके की आपकी लिक्विडिटी पोजीशन है। तो दीज आर योर लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है। और यही चीजें इसमें लिखी हुई है कि अब इनको अगर बढ़ाना हो, हाउ टू इंक्रीज द लिक्विडिटी रेशियोज, किस तरीके से हम लिक्विडिटी रेशियोज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर ये 2:1 है, अगर ये 0.5:1 होता, तो हाउ कैन यू इंक्रीज द लिक्विडिटी रेशियो? सबसे पहले तो करंट एसेट्स को बढ़ाओ या करंट लाइबिलिटीज को कम करो, ठीक है। करंट एसेट्स कैसे बढ़ सकते हैं? सेलिंग फिक्स्ड एसेट फॉर कैश। आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, कोई पुरानी मशीनरी है, उसको बेच दो कैश पे। जब आप उसको कैश पे बेचोगे तो आपका करंट एसेट बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश पे बेचोगे तो बिजनेस में कैश आएगा, और कैश पे बढ़ने की वजह से आपका जो है वो करंट एसेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के आप कह सकते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म लोन ले लो। लॉन्ग टर्म लोन लेने से क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन लेने से बिजनेस के अंदर कैश आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म लोन से हमारी हमेशा नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ती है। कौन सी लाइबिलिटी बढ़ती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी, लेकिन क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगा, जिसकी वजह से बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर हो जाएगी।
समझ आ रही है बात? तो ये दो तरीके हैं जिससे आप अपने करंट एसेट्स को इंक्रीज कर सकते हो इन, और अब आपका लिक्विडिटी रेशियो बेहतर हो सकता है। दैट इज योर करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो, दोनों आपके रेशियोज बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, क्विक रेशियो को एक और तरीका है कि इन्वेंट्री स्टोर करना कम कर दो। ठीक है, इन्वेंट्री स्टोर करना कम कर दो तो करंट एसेट का टोटल बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री अगर आप ज्यादा रखोगे तो मतलब करंट एसेट का ज्यादा पार्ट इन्वेंट्री होगा, और इन्वेंट्री को जब आप माइनस करोगे तो दैट मींस करंट एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो करंट एसेट्स बढ़ाओ और इन्वेंट्री को कम स्टोर करो। तो करंट एसेट बढ़ाओ इन अ सेंस के डेटर और कैश, इन दोनों चीजों को बढ़ाओ और इन्वेंट्री की स्टोरेज कम कर दो ताकि आपका करंट एसेट बढ़ जाए। ठीक है, और करंट लायबिलिटी को आपने क्या करना है, कम करना है। करंट लायबिलिटी कैसे कम होगी? आप जो है वो क्रेडिटर को पे ऑफ कर दो, उधार लो और क्रेडिटर को पे कर दो। टेक लॉन्ग टर्म लोन टू पे ऑफ क्रेडिटर्स। इस तरीके से होगा क्या, क्या आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन आपके क्रेडिटर्स तो कम हो जाएंगे। तो जब करंट लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी तो आपका आपका जो करंट रेशियो है और एसेट टेस्ट रेशियो है, दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, और इससे आपकी पोजीशन जो है वो लिक्विड हो जाएगी। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप जो है वो अपने करंट एसेट्स को दो तरीके हैं जिससे आप करंट एसेट्स को बढ़ा सकते हो, और एक तरीका है जिससे आप करंट लायबिलिटी को कम कर सकते हो ताकि आपके करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो बेटर पोजीशन में आ जाए। सो दीज आर योर एसेट टेस्ट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियोज। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस की, कि रेशियोज के लिमिटेशंस क्या होते हैं। अब हमने टोटल 5 फॉर्मूले पढ़े, राइट? 5 हमने चीजें देखी, दैट इज दो तीन फॉर्मूले हमने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए पढ़े थे, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। और दो फॉर्मूले हमने बिजनेस की लिक्विडिटी के समझने के लिए पढ़े, दैट इज करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो। तो अब रेशियो का मतलब नुकसान ये है कि रेशियोज आर बेस्ड ऑन पास्ट अकाउंटिंग डेटा। हम लोग जितना भी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, इट इज ऑन एस्टिमेट, इट इज अ पास्ट डेटा। मतलब जो चीज हो चुकी है हम उसको लेके कंपैरिजन कर रहे हैं और उसको लेके हम लोग जो है वो उस पर एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, सो इट मे नॉट इंडिकेट हाउ द बिजनेस विल परफॉर्म इन द फ्यूचर। हो सकता है एक बिजनेस बहुत बुरा परफॉर्म करता हुआ आ रहा हो और फ्यूचर में अच्छा हो जाए, और हो सकता है एक बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर कर आ रहा हो लेकिन फ्यूचर में बुरा हो जाए। यू नेवर नो। और यूजुअली ऐसा ही होता है कि आप जिस मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं जिस चीज में या जिस कंपनी में इन्वेस्ट करो उसका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली होता यह है कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने देख तो लिया कि यार ये कंपनी बड़ी अच्छी है, मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन आपने जैसे पैसे इन्वेस्ट करे कि उस कंपनी की फिर परफॉर्मेंस फॉल होना शुरू हो गई। तो आपने तो इन्वेस्ट पैसे क्यों कैसे करे थे, रेशियोज को देख के। आपने रेशियो को एनालाइज करा, आपने बोला यार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी कांस्टेंट है, ठीक ठाक है, और कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छा है, आपने पैसे लगा दिए। लेकिन पता क्या था किसी को कि फ्यूचर में शायद कोविड आने वाला था। अब कोविड आ गया तो उसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो गई। सही है, या वॉर हो गई किसी दो कंट्रीज में तो उसकी वजह से आपकी कंपनी खराब हो गई। अगर आपने एक रात पहले जो है वो पैसे इन्वेस्ट करे, अगले दिन जो है वो यूएस पे कोई अटैक हो गया, उसकी वजह से आपकी चीजें गिर गई, शेयर मार्केट क्रैश हो गई। तो मतलब इस तरीके की चीजें भी बहुत सारी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको रेशियो एनालिसिस पे कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूचर नहीं बताता ये आपको कि फ्यूचर में क्या होगा, या फ्यूचर कोई आपको वो नहीं बता रहा होता, वो बस फिर हर बंदे का अंदाजा होता है। आपने पास्ट परफॉर्मेंस देख लिया, अब आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप उस पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए कितना अच्छा अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, अब वो एक्सपीरियंस बंदा होता है तो उसका अंदाजा एक्यूरेट हो सकता है, जो इनएक्सपीरियंस होता है वो फिर उसका अंदाजा इतना खास होता नहीं है। Different companies may use slightly different accounting methods, for example, in valuing their fixed assets. अब क्या होता है कि कंपनी टू कंपनी अकाउंटिंग मेथड्स भी डिफर कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सपेंसेस जो है हमारे किसी किसी कंपनीज में कुछ डिफरेंट तरीके से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा जा रहा होता है, कोई डिफरेंट तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज के जब आपके एसेट का यूजेज होता है ना, मतलब आप एसी चला रहे हो ना तो एसी की वैल्यू तो कम होती रहती है हर साल।
तो हर साल जो एसी की वैल्यू कम हो रही है ना, उसको भी आप एक्सपेंस ट्रीट करते हो बिजनेस के अंदर। अब उस डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स हैं, सही है, या है तो तीन, वैसे हम लोग दो पे एम्फोसाइज करते हैं। दो मेथड्स हैं। अब कोई कंपनी एक मेथड से इस्तेमाल कर रही है, कोई कंपनी दूसरा मेथड लगा रही है, तो उसकी वजह से आंसर्स में डिफरेंस आ सकता है। तो अगर आप ऐसे बिजनेसेस को कंपेयर कर रहे हो जिनके अकाउंटिंग के पैटर्न्स डिफरेंट हैं, जिनके अकाउंटिंग के मेथड्स डिफरेंट हैं, तो फिर वो कंपैरिजन आपका सूटेबल नहीं रहेगा। And thirdly, only provides financial analysis. To get full picture of the business, it is important to carry out both financial and non-financial analysis. ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ये सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस देता है, बट इट डज नॉट शोज यू व्हाट द क्वालिटेटिव एनालिसिस इज। आप एक कंपनी को देख रहे हैं, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस कंपनी की लोकेशन अच्छी नहीं है, उस कंपनी के जो है वो मैनेजर्स अच्छे नहीं हैं, उस कंपनी में जो है वो दो नंबर लोग काम कर रहे हैं जो कि लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं। भले कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है आपको फाइनेंशियल टर्म्स में, सही है, लेकिन उसके अंदर इस तरीके के भी लोग हैं, तो आप जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपको पैसा आपको ना मिले। तो इस तरीके की भी चीजें हैं। सो यू हैव टू कंडक्ट बोथ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस एज वेल बिफोर यू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इट इन द बिजनेस और नॉट। अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ बिजनेस अकाउंट्स, कि बेसिकली ये जो हमने बिजनेस अकाउंट्स अभी पढ़े हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट्स एंड द रेशियो एनालिसिस, इन दोनों को एनालाइज करने के लिए हम लोग ने रेशियो एनालिसिस पढ़े। तो इसका इस्तेमाल कौन करता है? इसका इस्तेमाल करते हैं मैनेजर्स, यूज देम टू मेक डिसीशंस अबाउट व्हाट, डिसीशंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, डिसीशंस के आगे कैसे लेके चलना है, आगे क्या लाइबिलिटीज होनी चाहिए, क्या एसेट्स होने चाहिए, कितनी हमारी लिक्विडिटी पोजीशन है, कि हमें अपनी लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो डिसीशंस लाइक दैट आर टेकन बाय द मैनेजर्स। फिर मैनेजर्स यूज देम ऑफ कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। तो मैनेजर्स इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो परफॉर्मेंस देख सकें कि पिछले साल से हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो रही है और कितनी बुरी हो रही है। Thirdly, shareholders, creditors and government use them to check on the company performance. मैनेजर्स के साथ साथ शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट, तीनों ने पैसा लगाया हुआ होता है बिजनेस के अंदर। शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की भी होती है, क्रेडिटर्स ने उधार पे सामान बेचा हुआ होता है, और गवर्नमेंट को चाहिए होता है टैक्स। तो ये तीनों जो हैं वो कंपनी के परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं थ्रू रेशियो एनालिसिस या बिजनेस अकाउंट्स, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ताकि वो अपना अपना हिस्से का पैसा कंपनी से ले लें। अदर कंपनीज यूज देम फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस। दूसरी कंपनीज भी जो हैं वो उसका इस्तेमाल कर रही होती हैं कंपैरिजन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और बी, तो दोनों कंपनीज आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रही होंगी थ्रू द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सही है। और ये जो कंपनीज होती हैं, हमारी कंपनीज इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि कंपनीज का डेटा ही पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का डेटा जो है वो आप इंटरनेट पे भी देखेंगे, आपको कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आप नाम लिखेंगे, आपको आराम से इंटरनेट पे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगी। जैसे यूबीएल हो गया, एचबीएल हो गया, इन बैंक्स के आप नाम लिखेंगे, ये पब्लिक लिमिटेड बैंक्स है, तो इनकी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आराम से मिल जाएगी। तो ऑनलाइन इनका डेटा अवेलेबल होता है, तो एक दूसरे की कंपनी जो है वो कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, सही है, इन ऑर्डर टू सी कि आपकी परफॉर्मेंस दूसरे कॉम्पिटिटर से अच्छी है या बुरी है। अगर अच्छी है तो उसी चीज, उसी रूट, उसी ट्रैक पे चलना है, और अगर बुरी है तो फिर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। सो दीज आर द यूजर्स ऑफ योर अकाउंट्स। और ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, और इसके साथ ही हमारा यूनिट 5 खत्म हो जाता है, ठीक है। सो वी आर डन विथ यूनिट नंबर 5। और इसके अंदर हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर हमने पढ़ा कैश फ्लो फोरकास्ट, इसके अंदर हमने पढ़े इनकम स्टेटमेंट्स, इसके अंदर हमने पढ़ी बैलेंस शीट, और लास्टली हमने पढ़ा रेशियो एनालिसिस। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है एक। ये क्वेश्चन को जरा आप लोग देखें, और इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको इनकम स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालना है। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको करंट एसेट्स का टोटल दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज का टोटल दिया हुआ है, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे गिवन है, सही है। सो यू हैव टू calculate all the profitability ratios and calculate all the liquidity ratios। तो ये जरा आप लोग कैलकुलेट कर लें अभी, ठीक है।
स्टार्ट करें इसको करना, फिर चेक करते हैं। अली आपका हो गया सारा कैलकुलेशन? यस सर। सर बताओ जीपी आरओसी कितना। हाँ जीपीएम कितना है? सर जीपी है वो 2,50,000। अच्छा ये 2,50,000 है, ठीक है। नेट और प्रॉफिट 1,80,000। 1,80 है? ऐसा कैसे हो सकता है जब 1,80,000 के एक्सपेंस है और 2.5 लाख में से हम माइनस कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा नेट प्रॉफिट? सर सॉरी 70,000 सॉरी। 70,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने आरओसीई कैलकुलेट करा होगा, जीपीएम यस सर। कैलकुलेट करा होगा और एनपीएम कैलकुलेट करा होगा, कितना कितना आ रहा है सब? सर आर ओ सी जो है 180 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 120 आ रहा है। है कितना आ रहा है? सर आर ओ सी जो है वो हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100 का। फॉर्मूला क्या है आरओसीई का? सर नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। आया हुआ है प्रॉफिट फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड पे 100, प्रॉफिट 70,000 सर है। आपकी आवाज़ नहीं आई कैपिटल है, मुझे। नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। 100। तो 70,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा 150,000। तो 70,000 अपॉन 150,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करा, तो क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आएगा? जी सन्ना, अलिशा, क्या आंसर आ रहा है? सर मेरे पास 46.66 आ रहा है। 46.66 आ रहा है। अली आपको कितना आ रहा है? तो एग्जैक्टली सेम। ओके, अब आलिशा। Same, sir. ओके, तो 46.67 आएगा आपका आरओसीई। ओके, सेकेंड इज जीपीएम। जीपीएम का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। 100। जीपी अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी आपका 250 है, रेवेन्यू आपका कितना है? 500। कितना आ 500। जाएगा ये? 50। 50%। सबका 50% आ रहा है। सबका 50% आ रहा है। जी. अलिश बात सना, आप लोग का भी ये आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। 70,000 आपका नेट प्रॉफिट। 70,000 अपॉन 500,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 14% आ रहा यस सर। है। So these are your NPM, GPM and ROC. मूविंग ऑन टू करंट रेशियो। करंट रेशियो जो है वो आपको कैसे कैलकुलेट होगा? करंट रेशियो कैलकुलेट होगा थ्रू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी करंट एसेट जो है वो आपका कितना है? करंट एसेट यहाँ पे देखें तो ये है 1,30,000। 130,000। सो 130 डिवाइडेड बाय 150। 80,000। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 130 अपॉन 150। 130 अपॉन 150 आ जाएगा आपका सर 80,000 0.8। नहीं होगा? करंट लायबिलिटी तो सर 80,000 थी आई थिंक सो। सॉरी, होगा बिल्कुल। करंट लायबिलिटी ऑन करंट लायबिलिटी यहाँ पे गिवन है, दैट इज 80,000। सो 80 व्हिच इज 1.6। 1.625 इज टू 1, ठीक है। तो आप इसको 1.63 भी लिख सकते हैं इस टू 1, या आप इसको 1.6 इस टू 1 भी लिख सकते हैं। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्विक रेशियो निकालेंगे। क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला है दैट इज एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है हमारा 130, इन्वेंट्री की वैल्यू देखें माइनस कितनी फिफ्टी है? थाउजेंड 50,000। सो 130 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय करंट एटी लायबिलिटी दैट थाउजेंड इज 80,000। वन। तो 180, 130 में से हमने माइनस करा 50,000 दैट इज 80 अपॉन 80 विच विल बी 1:1। तो आपका जो करंट रेशियो आ गया, क्विक रेशियो आ गया, वो आ गया 1:1। क्लियर हो गई बात? यस सर। ये तो दिस इज हाउ यू डू द कैलकुलेशन, ठीक है। और आप लोग अभी यही क्वेश्चन दोबारा से घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी पास पेपर वर्कबुक के अंदर हैं पास पेपर क्वेश्चंस, तो वो वर्कबुक के पास पेपर क्वेश्चंस जो है वो आप लोग सॉल्व